नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। स्याही के निशान से होगी नोट बदलने वालों की पहचान। जनधन खाते में सीमा से ज्यादा नकदी की होगी जांच। भारतीय नोट पर नेपाल ने प्रधानमंत्री से मांगी मदद। लोगों की परेशानी पर विपक्ष की आक्रामक तेवर। कांग्रेस का आरोप, बैंकों का एनपीए खत्म करने में जुटी सरकार। संसद में कल उठाएंगे मुद्दा। नए नोट की किल्लत से बेहाल किसान और आदिवासी। छोटे कारोबारी और ट्रांसपोर्ट पर बुरा असर। काले धन बदलवाने में मजदूरों और कर्मचारियों का हो रहा है इस्तेमाल। नोटबंदी का शेयर बाजार पर दिखा असर। 514 अंक टूटकर सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर। डॉलर के मुकाबले रुपए में 57 पैसे की गिरावट। भारत और इजरायल सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ बढ़ाएंगे सहयोग। राष्ट्रपति रेवलिन का मेक इन इंडिया को समर्थन का भरोसा। जल संसाधन और कृषि क्षेत्र में हुए करार। और आइए देखते हैं पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोटों को बंद करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने लोगों की दिक्कतें दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी सरकार से मांगी है। इस बीच सरकार ने बैंकों में भीड़ कम करने के लिए उंगलियों पर स्याही का निशान लगाने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोटों को बंद करने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि पैसा निकालने की लिमिट क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से ये आदेश दिया है गवर्नमेंट को कि आपने इस डिसीजन को लेते हुए जो इसके वजह हैं, जिन वजहों से आपने डिसीजन लिया और इसको लेकर क्या तैयारी की थी, उन बातों को आप एक एफिडेविट के तहत हमारे सामने लेकर आए। उधर सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार बैठक कर हालात की समीक्षा की। बैठक में तय हुआ कि बैंक आने वाले लोगों की उंगलियों पर स्याही लगाई जाएगी ताकि भीड़ कम हो सके। जनधन खातों में अगर 50,000 रुपए से ज्यादा जमा होंगे तो इसकी जांच होगी। मंदिरों से कहा गया है कि वो नकदी तुरंत बैंकों में जमा करें, जिससे बाजार में छोटे नोट आ सकें। वहीं जाली नोटों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है। Ink will be used to prevent misuse of these facilities, to prevent certain syndicates and certain unscrupulous influential persons from using this facility and by from using innocent people for such multiple types of exchange of cash. उधर एक दिन की छुट्टी के बाद मंगलवार को बैंक और डाकघर खुले तो फिर लंबी कतारें नजर आईं। इसका असर विदेशी सैलानियों पर भी नजर आ रहा है। कई सैलानियों के पास महज 100 के 5 नोट ही बचे हैं। बाकी जो पैसे हैं वो या तो 500 या 1000 के नोट हैं। लिहाजा सैलानी भी बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। We can't pay the normal things because we have now notes for it. We have a shortage of 100 rupee notes. And we only can pay by e-card, but not everywhere we can pay by e-card. So that's the problem. इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने कहा कि नेपाल में भी कई लोगों के पास पुराने भारतीय नोट हैं। प्रचंड ने नेपाल में ही पुराने नोट बदलवाने की व्यवस्था कराने की गुजारिश की। प्रधानमंत्री ने प्रचंड को इस समस्या का समाधान निकालने का भरोसा दिया। रविंद्र सिंह शौरान और सोनू कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जयपुर में मालिक पुराने नोटों को वेतन दे रहे हैं और कर्मचारियों से इसे बदलवाकर काम चलाने को कहते हैं। गरीब मजदूर और कर्मचारियों पर इससे दोहरी मार पड़ रही है। जयपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन की खास रिपोर्ट। जयपुर में ये लोग सुबह से ही कतारों में हैं। इनमें से ज्यादातर कर्मचारी और मजदूर हैं जो पुराने नोट बदलवाने आए हैं। मालिकों ने वेतन पुराने नोटों में दिया है और बदलवाने की जिम्मेदारी इन पर आ गई है। पैसा कहाँ से मिला आपको? सैलरी मिला है, 12 सैलरी मिला है। तो सैलरी आपको पुराना नोट दिया है? हम लोग का ठेकेदार दिया है। आपका पैसा है? हाँ मेरा है। ये आपका पैसा है किसी और के? नहीं, किसी और का नहीं है। काम किया वही पैसा है। इन कर्मचारियों को जल्द ही काम पर भी जाना है। इनका कहना है कि घंटों लाइन में लगने से उनके काम पर भी असर पड़ रहा है।
पैसे नहीं चल रहे, पैसे के लिए काम भी नहीं हो रहे, इसलिए पैसे भगाने के लिए। मार्केट में जाते हैं तो 500 का 1000 का नोट लेते नहीं है और बोलते हैं ये चलेंगे नहीं। जिस हिसाब से मोदी जी को करना चाहिए तो उसको टाइम देना चाहिए ताकि उन गरीबों को अपने हिसाब से काम हो जाता। बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों के पुराने नोट बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो हर किसी की वास्तविक पहचान को परखें। आम लोगों के लिए यह संकट की घड़ी है और ऐसे में लोग बीच का कोई न कोई रास्ता या जुगाड़ निकाल रहे हैं। जो लोग मालिक हैं वे अपने कर्मचारियों को इस काम में लगा रहे हैं कि वे जाकर उनके नोटों को बदलें या अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में पुराना नोट दे रहे हैं और यह कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे नया नोट लेकर अपने वेतन की भरपाई करें। और तीसरा काम ये हो रहा है कि शुल्क के रूप में लोगों को लाइन में खड़ा किया जा रहा है ताकि वे नोट बदलें। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ जयपुर से अखिलेश सुमन। पुराने नोट बंद होने से लोगों के जरूरी कामों पर भी इसका असर पड़ रहा है। किसी को पिता की 13वीं के लिए रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़े हैं तो किसी के पास इलाज तक के पैसे नहीं। घरों में चूल्हा तो जल रहा है लेकिन खाने का सामान फिलहाल उधारी पर आ रहा है। एटा के जलालपुर गांव के निवासी सत्यपाल सिंह के पिता की 13वीं तो अच्छे से हो गई, लेकिन भोज के लिए सामान जुटाना लोहे के चने चबाने जैसा साबित हुआ। सत्यपाल ने कुछ उधारी तो कुछ रिश्तेदारों की मदद से 13वीं का इंतजाम किया। अब बाकी कामों के लिए सत्यपाल के पास नकदी नहीं है। उधार करके सामान लिया हुआ है, कैश कहीं से मिल नहीं पा रहा है, टूटा हुआ, उसके लिए काफी समस्याएं आ रही हैं। तो इसका समाधान किस तरीके से किया जाए। जो भी काम किया हमने उधारी पैसे करके किया हुआ अभी तक। सत्यपाल की तरह गांव के कई लोग ऐसी ही स्थिति में हैं। कहीं कोई बीमार है तो कहीं मंडी ही बंद है। न दुकानदार पुराने नोट ले रहे हैं और न ही किसान। खुले पैसे नहीं है और किसान पुराना पैसा लेने के लिए मंजूर नहीं है, जिससे खादी और बीज लेने में उनको बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है और पुरान धान बेचने के लिए भी समस्या है। कोने कोने में जो मरीज मतलब मूर्छा अवस्था में लेटे हुए हैं उनके मतलब इलाज के लिए सुचारू रूप से इलाज कराने के लिए जो है सरकार तुरंत से तुरंत मदद करे। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों ने जो बचाया था, फिलहाल उससे जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। बुंदेलखंड से लेकर बिहार तक के मजदूर यहाँ काम करते हैं। काम करते हैं, मजदूरी मिलेगा, 500 का नोट मिलेगा, 1000 का नोट मिलेगा। बच्चा के तैयार होगा चाहे तो या कुछ लाने जाएगा तब नहीं बन जाओ पैसा, तो फिर क्या कर जाए वो पैसा के। 2000 का नोट ऐसा चल गया, वो कोई लेवे नहीं करता, कहता खुले नहीं है। दिक्कत के साथ साथ पुराने नोटों को बदलने से जुड़ी जानकारियों के अभाव में गांवों में परेशानियां और बढ़ गई हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, एटा। और पुराने नोट बंद होने से ट्रांसपोर्ट पर भी इसका असर दिख रहा है। उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक अधिकतर ट्रक खड़े हैं। पश्चिम बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के मुताबिक छोटे नोट न होने से माल ढुलाई नहीं हो पा रही। इनमें सब्जियों और फल से लेकर दूसरे सामान शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट का कारोबार पूरी तरह नकदी पर चलता है और इसीलिए नकदी न होने से कारोबार ठप सा है। और ज़मीन पर इस वक्त किस तरीके का हालात हैं, सरकार जो इंतज़ाम कर रही है क्या वाकई वो हकीकत में बदलते देख रहे हैं? इसके लिए हम चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास। पंचानन मिश्रा हमारे साथ हैं इस वक्त बेंगलुरु कर्नाटक से, और इसके साथ ही नवविक्रम हमारे साथ जुड़ेंगे कासगंज यूपी से। सबसे पहले नवविक्रम, जिन इलाकों में आप गए हैं, सरकार ने आज कुछ और नए प्रावधान किए। पुलिस थानों की बात कर रही है, पोस्ट ऑफिसेज में कह रहे हैं कि पैसे मिलेंगे, बदल सकते हैं नोट। अब स्याही लगाई जाएगी भीड़ को कम करने के लिए कि लोग बार बार आ रहे हैं। ये जो तमाम कदम उठाए हैं, सरकार ने घोषणा की है, क्या असर दिख रहा है इनका? जी गोविंद, जो अभी सरकार के कदम हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। खासतौर पर जो गांव देहात के इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, वहां पर सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो पहले से मुहैया हैं, जैसे कि आसपास के शहर में एटीएम है या फिर वहां पर छोटी बैंकें हैं, जो उप शाखाएं हैं, वहां पर कोई कामकाज नहीं हो रहा है। मतलब वहां लोगों को कैश नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहां कैश पहुंच ही नहीं पा रहा है। एटीएम में गांव के लोग जाते हैं वहां पर 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर, लेकिन वहां पर जाने के बाद एटीएम ठप पड़े हुए हैं। तो सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि जो मूलभूत चीजें हैं, जैसे एटीएम जहां पर लगे हुए हैं वहां पर व्यवस्था बनाई जाए, वहां कैश लगातार मिलता रहे या फिर थोड़ी थोड़ी देर में मिलता रहे। लेकिन एटीएम, ज्यादातर एटीएम छोटे शहरों के लगभग ठप पड़े हैं। लगभग ठप पड़े। नवविक्रम, शुक्रिया। फिलहाल पंचानन,
सवाल मैंने नवविक्रम से पूछा, क्या जो कदम नए हर रोज कुछ नए कदमों के साथ सरकार आगे आ रही है कि कुछ भीड़ कम हो, उसका कुछ असर दिख रहा है जिन इलाकों में आप गए हैं? जी हाँ कभी देखिए, सरकार ने कदम कई उठाने की कोशिश की है कि जिससे कि जो ये अचानक जो स्थिति पैदा हुई है लोगों में कि कैश नहीं मिल रहा है उसको निपटा जा सके, लेकिन इसका जो जैसे कहिए ग्राउंड पे जो असर है वो अब रियल असर जो है वो गांव में समझ में आता है। जैसे कि 4,500 रुपए निकाले जा सकते हैं, लेकिन बैंकों के पास वो कैश ही नहीं है, तो सिर्फ 2,000 रुपए मिल रहे हैं। एटीएम गांव में काम नहीं करते हैं। जैसे कि इस वक्त हम घटप्रभा में मौजूद हैं, जो कि यहाँ बेलगाम का ही एक हिस्सा है, रूरल हिस्सा आता है कस्बे का। वहां पर भी 3 एटीएम में सिर्फ एक एटीएम है जो कि करीब 2 घंटे दिन भर में काम किया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंतजाम तो करने की बात पूरी की गई है, लेकिन लोगों तक उसका असर नहीं मिल रहा है। लोगों में ये दिक्कतें जरूर बरकरार है यहाँ पर। शुक्रिया पंचानवे अपडेट के लिए आपका। और हमारे साथ स्टूडियो में इन तमाम हालात को समझाने के लिए मौजूद हैं अमर उजाला के पूर्व संपादक राजेश परिया साहब। राजेश, स्वागत है आपका सर। जिस तरीके के कदम सरकार उठा रही है, हर रोज कुछ नए कदम, मैं कहूँ कि कुछ ढील देती दिख रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा है। बात बिल्कुल सही है। अभी तक जो भी प्रभाव है, या तो मेट्रो शहरों में गवर्नमेंट कुछ स्थिति संभाल पा रही है या कुछ बड़े शहर है। पहले दिन से इस बात की आशंका थी कि गांवों तक गवर्नमेंट कैसे नई व्यवस्था को लागू कर पाएगी। सबसे बड़ी समस्या जो गवर्नमेंट के पार्ट पे थोड़ी दिक्कत तलब हो रही है कि कैसे नए नोटों को गांवों तक पहुंचाया जाए, गांवों के एटीएम को कैसे रिफिल किया जाए, ये एक बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है इस समस्या को सुलझाते सुलझाते जो 24 नवंबर की डेट है, शायद वो भी पास हो जाएगी। हो सकता है कई ब्रांचों में कई एटीएम जब तक काम भी नहीं कर पाए, ये एक बड़ी समस्या है। अब डाकघर के पास पैसे नहीं होते, तो आज सुन रहे थे कि डाकघरों के पास भी पैसे पहुंच जाएंगे। उसके बाद बैंक करस्पोंडेंट्स को बदलने के लिए अधिकृत किया है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी लेट से शुरू हुई हैं, तो इसका असर जो है जनता पे तो पड़ रहा है और बहुत टाइम लग रहा है। एक जो नई आज घोषणा हुई कि अब इंक लगाई जाएगी, लेकिन जो शख्स नोट बदलवाने जा रहा है, क्योंकि उसकी लिमिट बहुत कम है और किसी के पास 50,000 1 लाख रुपए अगर बदलवाना चाहता है तो फिर वो क्या करेगा, कैसे जाएगा? और इसका जवाब जो सेक्रेटरी थे वो भी नहीं दे पाया आज। देखिए, उसमें जो मुझे लगता है कि स्याही लगने से एक फ़ायदा ये है कि ये एक बहुत बड़ा लाइनों में ऐसे लोगों की संख्या बताई जा रही है जो बार बार लग रहे हैं दूसरे के नोट चेंज करा रहे हैं। अब लाइन में उनका परसेंटेज क्या है ये किसी के पास नहीं, मोटा मोटा अंदाज ही लगा सकते हैं। स्याही लगाने का एक फ़ायदा गवर्नमेंट ये सोच रही है कि एक दिन में एक बार पैसा लिखकर एक्सचेंज करा सकता है किसी भी बैंक की शाखा। तो हो सकता है उंगलियां अलॉट कर दी जाएं, पहली उंगली इसके लिए सोमवार की, क्योंकि और कोई प्रोसीजर नहीं है। आपको कोई एक दिन के लिए कोई एक चिन्ह बनाना पड़ेगा, तो 10 दिन है तो 10 उंगलियों पर निशान लग जाएंगे, 24 तारीख आ जाएगी। तो यही संभव है और कुछ इसके अलावा संभव है ही नहीं। तो इससे फ़ायदा तो होगा, लेकिन उससे कितनी लाइन कम होगी, दो समस्याएं। एक तो जो बार बार लग रहे हैं वो समस्या है, एक गवर्नमेंट के पार्ट पे, आरबीआई के पार्ट पे जो समस्या है वो कितनी जल्दी नकदी को, कैश को, करेंसी को ब्रांचों में एटीएम तक मुहैया कराए। यदि वो करा देगी, देखिए जैसे जैसे कतारें जब तक छूटी नहीं होंगी, ये बहुत पैनिक है और हर रोज बढ़ती जा रही है पैनिक। और आप ये नहीं सोचें कि जनता पैनिक में, सरकार भी पैनिक में। सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है, हवाई जहाज से नोट भेज रही है, तो सरकार ने शायद सोचा नहीं होगा। इसलिए दोनों तरफ सरकार भी दिक्कत महसूस कर रही है और जनता तो कर ही रही है। और क्या जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, कहूँ खासतौर पर एटीएम का सिस्टम, क्योंकि बड़े शहरों में ही एटीएम की सुविधा है या तहसील इस तरह उसके नीचे अगर नहीं जाएं, ग्रामीण इलाकों में अभी भी बैंकों में इस स्कीम के इस कदम से पहले भी बहुत भीड़ होती थी और अचानक इस स्कीम के बाद लोग कहते हैं 3 गुना हो गया है, 4 गुना हो गया है। पूर्व जो तैयारी होनी चाहिए, क्या बिल्कुल पूरी तरीके से उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि एटीएम की वर्किंग क्या होती है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंक में काम करते हैं उनको भी नहीं मालूम थी। जो एटीएम से डील करने वाले लोग थे उन्हें ही मालूम थी। अब उसमें कैसेट होते हैं, उसमें खांचे होते हैं, यानी ये पूरे एटीएम में आप 100 के नोट भर, 1000 के नोट भरते हैं, उसमें खांचे होते हैं। हर खांचे को दोबारा संयोजित किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है ऐसे 100 के नोट बैंक के पास हैं तो वो पूरे एटीएम में 100 के नोट आ जाएंगे। उसका एक खांचा बना हुआ, उतने ही आएंगे। एक लिमिट है, एक लिमिट है।
तो ये सब वर्किंग मुझे लगता है एटीएम कैसे दोबारा पुनः संयोजित होंगे, फिर नए नोट की समस्या भी, वो तो लीक हो नहीं सकती थी, उसका तो कुछ भी पहचान नहीं बताई जा सकती थी। तो 2 लाख एटीएम को दोबारा से तैयार करना ये कोई मामूली काम नहीं है। टीम छोटी सी है, पहले मेट्रो का करेंगे, फिर शहर में करेंगे, गांव तक कब पहुंचेंगे? गांव पुराने नोट ही दे दे 100 के तो काफ़ी सहूलियत मिल सकती है, लेकिन एक दिक्कत तलब काम तो है वो। और एक जो और दिक्कत आज कई जगहों से आ रही थी खबरें, बैंक में भी लोग कह रहे हैं कि आप जिस इलाके के बैंक में हैं वहाँ का आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। इस तरह की एक मैं कहूँ कि परेशानियाँ आई। दूसरी, कई जगहों पर जो मालिक हैं अपने कर्मचारियों को भेज रहे हैं नोट बदलने के लिए। तो जो मकसद सरकार का है, क्या फिर ऐसा नहीं लगता कि उस मकसद को ये पूरी की पूरे जो नए जुगाड़ में एक तरीके से कहूँ वो धता बताते हैं? देखिए, कहावत है, मैं डाल डाल तू पात। सरकार ने जितनी तैयारी हो, जो समझ देते कि हमारे ये मुकम्मल इंतजाम है, हम रोक लेंगे, तो काले धन वाले उनसे भी ज़्यादा चालाक। जिस आदमी के पास काला धन है, उसके पास 5, 10, 15, 20, 25 आदमियों का समूह है, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में अपने नोटों को बदलवा पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, स्कूलों को लीजिए, वहाँ 60, 70, 80 कर्मचारी होते हैं, वो सब लोग बदलवा रहे हैं। तो ये एक समस्या है, बदलने जा रहे हैं। दिक्कत केवल उसको आ रही है जिसके पास निश्चित आमदनी है और खर्चे चलाने, उसे बार बार लाइन में लगना पड़ रहा। बड़े आदमी जो हैं, जिन पर बहुत बड़ी कमाई है, वो आपको लाइन में नहीं मिलेंगे। वो कोई ना कोई जो बीच में ऑपरेशंस चल रहे हैं उनके ही थ्रू हो रहा है। आपको कोई बड़ा डॉक्टर मिला, कहते हैं भाई, सरकार भी कह रही है कि डॉक्टरों के पास बड़ी काला धन है या बड़े वकीलों के पास है। क्या इतने बड़े किसी भी शहर में ना तो बड़ा डॉक्टर मिल रहा है, ना बड़ा वकील मिल रहा है, क्योंकि ये सारे जो उनको चेंज कराने हैं वो किसी ऑपरेशन के थ्रू कराएंगे, लाइन में लग के। तो कतार में केवल आम आदमी खड़ा हुआ है जिसके पास रोजमर्रा के लिए किल्लत हो रही है। बहुत शुक्रिया सर इस पूरी मसले पर बातचीत करने के लिए। उधर संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों समेत सभी दलों के नेता शामिल हुए। सरकार ने संसद की कार्यवाही को सुचारू संचालन के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा है और सभी मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार होने की बात कही। वहीं विपक्ष ने संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में चर्चा की। सदन में विपक्ष सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर, दलितों पर अत्याचार के साथ ही विमुद्रीकरण का मुद्दा भी उठा सकती है। और इस पर और जानकारी के साथ विशाल दहिया जुड़ रहे हैं। विशाल, संसद का सत्र कल से शुरू हो रहा है, उससे पहले पूरी तैयारी, मैं कहूं कि पिछले 24 घंटे में ये दूसरी बैठक, इससे पहले लोकसभा स्पीकर ने बुलाई थी और आज सरकार की ओर से किस तरीके से मनाने की कोशिश हो रही है जो नोट का मसला है, जिसको लेकर ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के जो प्रयास हैं समूचे विपक्ष को एकजुट करने का, कोई तोड़ सरकार के पास दिख रहा है? देखिए, सरकार ने साफ कर दिया है कविंद्र, और आज की बैठक के बाद जो बयान सरकार की तरफ से आया है और ख़ासतौर पर बैठक के भीतर प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, उससे एक बात साफ नज़र आती है, वो ये कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर जिसे कहा जाए कि डिफेंसिव मोड में जाने को तैयार नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी गुहार लगाई। अंदर बैठक में प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दी है उसके कुछ अंश बाहर बताए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने, और उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो इस मुद्दे पर न केवल संसद के भीतर बल्कि संसद के बाहर एकजुट होकर सामने पेश हों। यानी कि सीधे तौर पर सरकार का यह मानना है कि ये जो कदम डीमोनेटाइजेशन का सरकार ने उठाया है वो बिल्कुल सही है, और उसकी जो आलोचना हो रही है उस आलोचना पर चर्चा जरूर सरकार कर सकती है और चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी जिस तरह से अब विरोध के स्वर आ रहे हैं या वापस लेने की मांग हो रही है, उन सब मांगों को मानने की सरकार किसी भी तरह से सरकार राजी नहीं है। शुक्रिया विशाल इस अपडेट के लिए आपका। उधर सर्वदलीय बैठक से पहले विपक्षी दलों ने बैठक कर संसद के भीतर साझा रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस ने अलग से बैठक कर सदन के भीतर उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की। दोनों बैठकों में बड़े नोट बंद किए जाने का मुद्दा ही छाया रहा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने में लगी हैं। मंगलवार को कांग्रेस, वामदल, जेडीयू, आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों ने बैठक की।
इनमें बड़े नोट बंद करने से पैदा हुए हालात समेत दूसरे मुद्दों पर संसद के भीतर और बाहर सरकार का विरोध करने पर बात हुई। लेकिन ममता बनर्जी के साथ बुधवार को राष्ट्रपति से मिलने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने पर दलों की अलग अलग राय है। First very day we need not to have. First we should have a discussion inside the house, inside both the houses of the parliament, and maybe if need be, then we will go to राष्ट्रपति। सारे लोगों को यूनाइटेड ले एक साथ एक्ट करना, पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो, कल फिर बैठेंगे। जब तक ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स आपके पूरे नहीं होते, या अनुमति दीजिए, या ये वाइट ट्रांजैक्शंस जो है और ये सरकारी ट्रांजैक्शंस जो है उसको जो है आप अलाउ करिए। दिल्ली रवाना होने से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई दल साथ नहीं आएगा तो वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगी। वहीं संसद के भीतर कांग्रेस की रणनीति को लेकर पार्टी की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक और ओआरओपी के मुद्दे पर भी सरकार को सदन में घेरेगी। कांग्रेस ने नोट बदलने पर स्याही लगाने के सरकार के फैसले की आलोचना की और नोटबंदी को बैंकों का एनपीए खत्म करने की कोशिश बताया। एनपीएज हैं वो लगभग 6 लाख करोड़ हैं। तो ये चाहते क्या हैं कि ये जनता से पैसा लेकर उन उद्योगपतियों की एनपीए खत्म कर दे जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की। वहीं सरकार ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। The secrecy is the main ingredient of this entire operation. This is a war against corruption and war against black money. That being the case, there is no question of sharing with anybody. सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई सुचारू तरीके से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से बातचीत की और उनका सहयोग मांगा। कांग्रेस और टीएमसी ने दोनों सदनों में बड़े नोट बंद किए जाने के मुद्दे पर चर्चा कराने का नोटिस दिया है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। नोटबंदी के फैसले का असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। डॉलर की तुलना में रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। रुपये की कमजोरी शेयर बाजार पर भारी पड़ गई है। दरअसल $1 की कीमत 57 पैसे की गिरावट के साथ 67 रुपये 82 पैसे तक पहुंची। ये रुपये का 5 महीने का निचला स्तर है। आज शुरुआती कारोबार से ही घरेलू बाजार में बिकवाली का दबाव दिखा। सेंसेक्स करीब 2% गिरकर बंद हुआ तो निफ्टी 2.25% तक टूटा। बीएसई का 30 शेयरों का सेंसेक्स 514 अंक गिरा और 26,305 पर बंद हुआ। ये सेंसेक्स का 6 महीने का निचला स्तर है। एनएसई 188 अंक गिरकर 8,108 पर बंद हुआ। भारत और इजराइल व्यापक आधार पर रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। दिल्ली में इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज हुई बैठक में इस बारे में सहमति बनी। दोनों देश व्यापार, निवेश, कृषि, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत यात्रा पर आए इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पहले द्विपक्षीय और बाद में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा समेत कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अहम भागीदारी है। निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने का फायदा दोनों देशों को मिलेगा। The private sector stakeholders on both sides to take lead in utilizing this perfect opportunity to build business ties of commerce and investment between our two countries of these areas. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को वैश्विक चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रपति रिवलिन ने कहा कि भारत और इजराइल आतंकवाद से पीड़ित हैं। दोनों आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। Regrettably, one of the countries of its origin and spread is in India's neighborhood. We agreed that the international community must act with resolve
and determination against terror networks and states that harbor them. On my visit, I will also pay my respect at the site of terror attacks which claimed the lives of both of our peoples. Israel and India are threatened by terror because we uphold the values of freedom. इस मौके पर दोनों देशों के बीच जल संसाधन प्रबंधन और कृषि क्षेत्र में करार हुआ। इजराइल ने मेक इन इंडिया में मदद करने का वादा किया है। इससे पहले इजराइल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इजराइल के राष्ट्रपति की भारत यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार संबंधों को बढ़ाना है। अभी दोनों देशों के बीच रक्षा, आईटी, टेलीकॉम, फार्मा और रत्न क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ पत्रकार गिरीश निकम को श्रद्धांजलि देने के लिए मंगलवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक सभा हुई। इसमें कई वक्ताओं ने गिरीश निकम के साथ यादों को साझा किया। इनमें राज्यसभा टेलीविजन के सहयोगियों के साथ दूसरे वरिष्ठ पत्रकार, नेता और छात्र भी शामिल थे। वक्ताओं ने गिरीश निकम के साथ गुजारे वक्त को याद किया और कहा कि मौजूदा दौर में उनका जाना पत्रकारिता के लिए बड़ी क्षति है। सबने माना कि गिरीश निकम निष्पक्ष पत्रकारिता के बड़े चेहरे थे और शुरुआती दिनों से ही जनता के मुद्दों को उठाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल था। गिरीश राज्यसभा टेलीविजन से जुड़े थे और उनका चर्चित कार्यक्रम द बिग पिक्चर दर्शकों में खासा लोकप्रिय था। 7 नवंबर को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।